Hello guys, welcome to my channel. It's BioPoint. हेलो गाइस, वेलकम टू बायोपॉइंट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का लेक्चर नंबर 3। इसके पहले लेक्चर नंबर 2 के अंदर हमने सेल एनवेलप की बात कर ली थी, ठीक है। प्रोकैरियोट को डील कर रहे अपन पहले, उसमें हमने सेल एनवेलप की बात कर ली थी, यानी कि क्या देख लिया अपन ने, ग्लाइकोकैलिक्स, फिर उसके अंदर सेल वॉल, फिर अंदर सेल मेम्ब्रेन। अपन इन तीनों को कंप्लीट कर लिया था। फिर अपन ने सरफेस स्ट्रक्चर को स्टार्ट किया था। सरफेस स्ट्रक्चर के अंदर अपन ने मीजोजोम को भी कंप्लीट कर लिया। अब जो नेक्स्ट सरफेस स्ट्रक्चर है उसका नाम क्या है, फ्लैजिला। और फ्लैजिला हमारा 5th स्ट्रक्चर है, फ्लैजिला, ठीक है। अपन ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया, ग्लाइकोकैलिक्स, फिर उसके बाद सेल वॉल, फिर उसके बाद सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तीनों क्या है, सेल एनवेलप के स्ट्रक्चर है, या फिर मैं इनको सेल एनवेलप कह सकता हूँ। फिर उसके बाद कौन स्टार्ट होगा, सरफेस स्ट्रक्चर। अब सरफेस स्ट्रक्चर में मेरे पास सबसे पहला है, सेकंड नंबर पे है फ्लैजिला। इसके पहले मीजोजोम को अपन ने देख लिया। अब फ्लैजिला जो है हमने सेल चैप्टर में पढ़ा हुआ है, एक बार वापस देख लेते हैं इसको, ठीक है। यानी कि अपन को प्रोकैरियोट का फ्लैजिला देखना है यहाँ पे बेसिकली। तो फ्लैजिला किस में हेल्प करता है, तो फ्लैजिला हेल्प करेगा अपन को एक तो मूवमेंट में, ठीक है। फ्लैजिला हेल्प इन मूवमेंट। कैसे कि भाई फ्लैजिला ऐसी मूवमेंट करता है और उससे जो सेल है वो आगे मूव करेगा। तो मैं कह सकता हूँ मूवमेंट में हेल्प कर रहा है, या फिर लोकोमोशन ऑफ सेल, ठीक है। इन दोनों में मेरे पास कौन हेल्प कर रहा है, फ्लैजिला। अब अगर मैं फ्लैजिला का यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाता हूँ तो फ्लैजिला का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा आएगा कि ये मेरे पास बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के ऊपर यहाँ पे बेसल बॉडी है, बेसल बॉडी। इस बेसल बॉडी पे यहाँ पे प्रेजेंट है हुक, और इस हुक पे प्रेजेंट है ये फिलामेंट, ठीक है। हुक पे प्रेजेंट क्या है, ये फिलामेंट। देखो मैंने यहाँ पे क्या बताया कि बैक्टीरिया है, सेल के ऊपर प्रेजेंट है बेसल बॉडी, बेसल बॉडी पे प्रेजेंट है हुक, हुक पे प्रेजेंट है फिलामेंट। तो मेरे पास जो तीनों चीजें हैं, फिलामेंट, बेसल बॉडी, हुक, ये तीनों मिलके यहाँ पे फ्लैजिला का फॉर्मेशन करते हैं। तो अपन लिख सकते हैं कि जो बैक्टीरियल फ्लैजिला है, बैक्टीरियल फ्लैजिला, उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा, उसके पास क्या है, 3 पार्ट है, हैव 3 पार्ट। अब तीनों पार्ट का नाम लिख लो। सबसे पहला कौन, बेसल बॉडी, फिर नेक्स्ट कौन है, हुक, थर्ड कौन है, फिलामेंट। अब बात आती है कि जो इसका फिलामेंट है या फिर जो फ्लैजिला है ये किसका बना हुआ है, तो ये बना होता है फ्लैजिलिन प्रोटीन। देखो जब मैंने वहाँ पे यूकैरियोट और प्रोकैरियोट दोनों का लिखवाया था, तो यूकैरियोट का तो किसका बना था, माइक्रोट्यूब्यूल का, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल का बना हुआ था, ट्यूबुलिन प्रोटीन का। उसी तरह फ्लैजिला के अंदर किसका बना होगा, फ्लैजिलिन प्रोटीन का। तो अपन इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, मेड अप ऑफ फ्लैजिलिन प्रोटीन, ठीक है। अब अगर इसका एग्जाम्पल अपन लिखना चाहें, ठीक है, एग्जाम्पल याद करना है, एग्जाम्पल ये सब कुछ, जैसे कि यहां पर आ जाएगा साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया के अलावा मैं लिख सकता हूं कोकस और माइकोप्लाज्मा, ठीक है। तो यहां पर मेरे पास फ्लैजिला कंप्लीट हो गया है कि भाई फ्लैजिला किस में हेल्प करता है, मूवमेंट में या फिर लोकोमोशन में, सेल की लोकोमोशन में। कैसा स्ट्रक्चर है कि भाई बैक्टीरिया है, उसके पीछे अटैच होगा। अब ये फ्लैजिला का नंबर 1, 2, 3 कितना भी हो सकता है, ठीक है, डिफरेंट सेल में वेरी करता है, उस पर भी अपन को नहीं जाना। बेसिकली अपन को यहाँ पे क्या देखना है कि फ्लैजिला के पास 3 पार्ट है, बेसल बॉडी, हुक, फिलामेंट। किसका बना है, फ्लैजिलिन प्रोटीन का। किस में प्रेजेंट होगा, साइनोबैक्टीरिया, कोकस और माइकोप्लाज्मा के अंदर। अब अगर मैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करूँ, नेक्स्ट सरफेस स्ट्रक्चर की, तो 6 नंबर पे आते हैं पिलाई। पिलाई का स्ट्रक्चर अपन ने देखा है, ठीक है। तो मैं पिलाई के लिए लिख सकता हूं कि इसका जो शेप है वो ट्यूबुलर शेप का होता है, यानी कि ट्यूब जैसा होता है, ट्यूबुलर शेप। फिर नेक्स्ट अगर अपन इसकी बात करें कि इसका नंबर ज्यादा होता है या कम होता है, मैंने बताया था 2 स्ट्रक्चर बना दिए थे अपन ने वहां पे, तो इसका नंबर कम होता है, लेस इन नंबर, ठीक है, नंबर इसका कम है। और फंक्शन, इसका स्पेशल फंक्शन है भाई,
स्पेशल फंक्शन, ये बैक्टीरिया के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराने में हेल्प करता है, लाइक रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन की बात करें तो कौन सी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। वो थोड़ा ओल्ड टाइप का है इसमें, ठीक है, प्रिमिटिव टाइप का मेथड है यहाँ पे। अब बात करते हैं कि किसका बना होगा, तो ये बना होता है स्पेशल प्रोटीन का, जिसको अपन कहते हैं पिलीन। पिलाई ये किसका बना है, पिलीन का। तो मेड अप ऑफ, ये जो रिप्रोडक्शन वाला पॉइंट है, अभी जब रिप्रोडक्शन टॉपिक पढ़ेंगे ना वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये बना होता है मेड अप ऑफ स्पेशल प्रोटीन, और इस स्पेशल प्रोटीन का नाम है पिलीन, पिलीन कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास पिलाई भी खत्म हो चुका है। फिर इसके बाद आता है मेरे पास फिम्ब्रे। फिम्ब्रे का नंबर कितना होगा, 7, फिम्ब्रिए, ठीक है। अगर मैं फिम्ब्रिए की शेप की बात करता हूँ तो ये कैसे होता है, ब्रश रहता है, ब्रश के ऊपर ब्रिशल्स रहता है, ठीक है। तो ब्रिशल शेप है, अपन लिख सकते हैं इसकी शेप। तो स्ट्रक्चर बना देता हूँ, ऐसे बहुत सारे जैसे ब्रश के ऊपर ब्रिशल्स रहता है उस तरह की शेप का है। तो शेप लिख दे इसमें ब्रिशल शेप, ब्रिशल शेप, ठीक है, ब्रिशल शेप का ही है। अब इसका नंबर कम है या ज़्यादा है, तो भाई नंबर ज़्यादा है इसका, सिंपल सी बात है, मोर इन नंबर। पर एक चीज़ है, नंबर ज़्यादा है पर साइज छोटी है, एंड लेस इन साइज, या फिर लिख दो स्मॉल इन साइज, ठीक है। अब किस में हेल्प करता है, ये काम आता है अटैचमेंट में, हेल्प इन, बैक्टीरिया को कहीं भी चिपकने में हेल्प करेगा, हेल्प इन अटैचमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास फिम्ब्रे भी कंप्लीट हो चुका है। 7 स्ट्रक्चर अपन ने कर लिए। सबसे पहला कौन किया था अपन ने, ग्लाइकोकैलेक्स, ठीक है, ग्लाइकोकैलेक्स हो चुका। फिर उसके बाद सेल वॉल, फिर उसके बाद सेल मेम्ब्रेन, मीजोजोम, मीजोजोम के बाद अपन ने किसको किया, फ्लैजिला, फ्लैजिला के बाद पिलाई, पिलाई के बाद फिम्ब्रे, ठीक है। इन 7 को अपन ने देख लिया। अभी अपने पास 3-4 और बचे हैं, उनको भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आज अपन जो बैक्टीरिया है उसको पूरी तरह से कंप्लीट कर देंगे, या फिर मैं कहूँ जो मोनेरा है, किंगडम मोनेरा, उसको बढ़िया से कंप्लीट कर लेंगे। अब नेक्स्ट नंबर 8 नंबर पे मेरे पास कौन है, क्रोमेटोफोर। 8 पे है मेरे पास क्रोमेटोफोर, ठीक है। अब अगर अपन बात करते हैं क्रोमेटोफोर की, तो किसके जैसे भाई, मीजोजोम की जैसा स्ट्रक्चर है पर इनके पास पिगमेंट्स प्रेजेंट है, ठीक है। मीजोजोम जैसा स्ट्रक्चर है पर पिगमेंट्स प्रेजेंट है। कौन से बैक्टीरिया में प्रेजेंट होंगे, ग्राम नेगेटिव में, मीजोजोम किसके अंदर, ग्राम पॉजिटिव के अंदर, ठीक है। दोनों के बीच में डिफरेंस है। अगर मैं यहाँ पे इसके नाम की बात करूँ, यहाँ पे क्रोमा का मतलब आता है कलर, और फोर इसका मतलब आता है बियरिंग, यानी कि ऐसे स्ट्रक्चर है जो कलर बियर कर रहे हैं। कलर कहाँ से आया भाई, पिगमेंट्स की वजह से, ठीक है। तो इसके लिए अपन लिख सकते हैं कि किसके अंदर प्रेजेंट होता है ये सिर्फ प्रेजेंट होता है साइनोबैक्टीरिया के अंदर। और साइनोबैक्टीरिया कैसा है, फोटोसिंथेटिक, ठीक है। वो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, और वो कैसा है, ग्राम नेगेटिव। तो लिख लो अपन, ओनली प्रेजेंट इन साइनोबैक्टीरिया, क्योंकि साइनोबैक्टीरिया क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है। पहली चीज तो ये, साइनोबैक्टीरिया क्या कर सकता है, फोटोसिंथेसिस। देखो इसके जितने भी पॉइंट्स है ना, मैं सबको एक साथ लेके चल रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको यहाँ पे अच्छे से याद हो जाए। और जब उन टॉपिक्स को अपन पढ़ेंगे, जैसे न्यूट्रिशन का टॉपिक अलग पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन का अलग, तो वहाँ पे आपको एक एक टॉपिक्स और अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। और ये सेम टॉपिक्स अपन को पूरी क्लास में पढ़ने, यानी कि 11th की पूरी क्लास में आएंगे, 12th में भी आएंगे। तो सब कुछ ये मान लो एक साथ चल रहा है। फिर नेक्स्ट कि भाई प्रेजेंट होते साइनोबैक्टीरिया में, तो बात हो गई। अब ये क्या है, जैसे मीजोजोम इनफोल्डिंग था किसकी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, उसी तरह ये भी क्या है, इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, इनफोल्डिंग है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। अब इनके पास पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो किससे सिमिलर होते हैं, थाइलाकोइड के पिगमेंट से,
ठीक है, जो पिगमेंट्स थाइलाकोइड के पास प्रेजेंट होता है वैसे सेम पिगमेंट्स इसके पास भी है। तो लिख लेते हैं अपन बियर पिगमेंट्स, जो किसके सिमिलर होते हैं, थाइलाकोइड, सिमिलर टू थाइलाकोइड। और थाइलाकोइड अपन ने कहाँ पढ़ा था, सेल के अंदर। किसमें प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल के अंदर। ठीक, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, ये बस मैं यहाँ पे नॉर्मल सा स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। ये मेरे पास सेल वॉल है और सेल वॉल के अंदर ये सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट, और इसके अंदर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बन रहे हैं, इनफोल्डिंग ही है। और इनके ऊपर क्या प्रेजेंट है, ये पिगमेंट्स प्रेजेंट है। क्लियर है। अब इसमें अपन आगे बात करते हैं कि जो मीजोजोम था और जो मेरे पास क्रोमेटोफोर है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस लिख लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए कि दोनों के बीच में एक्चुअली में डिफरेंस क्या है। तो मैं इधर लिख लेता हूं पहले मीजोजोम और इधर लिख लेते हैं अपन क्रोमेटोफोर। आप चाहो तो इसको ऐसे कैसे याद कर लो, आपके एग्जाम में इजी रहेगा। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूं क्रोमेटोफोर की, ठीक है, मैं बात करता हूं क्रोमेटोफोर की, तो कैसे होते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, सॉरी मीजोजोम कैसे होते हैं, ग्राम पॉजिटिव। वहीं बात करूं क्रोमेटोफोर की तो ये कैसे होते हैं, ग्राम नेगेटिव। ठीक है, ये बहुत सारे बैक्टीरिया के अंदर मिलते हैं मेरे को, मैनी बैक्टीरिया, पर मैं वही बात करूं ग्राम नेगेटिव सिर्फ किस में मिलेंगे, साइनोबैक्टीरिया में। तो यहां लिख देते हैं ओनली इन साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, और ये क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। यहां लिख लेते हैं फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं भाई। और फोटोसिंथेसिस कैसे कर पा रहे हैं, क्योंकि इनके पास क्या प्रेजेंट है, पिगमेंट्स प्रेजेंट है, पिगमेंट्स प्रेजेंट। अब वही बात करूं मैं अगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की, तो देखो मीजोजोम बहुत सारों के अंदर मिल रहे हैं। ये क्या क्या काम कर रहे हैं, ये रेस्पायरेशन कर सकते हैं, ये सिक्रेशन कर सकते हैं, इस सेल को डिवाइड कर सकते हैं। सेल डिवीजन का पूरा प्रोसेस मैंने मीजोसोम के अंदर बता दिया है। सेल डिवीजन कर सकते हैं और साथ में रेप्लिकेशन भी कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे अगर मीजोसोम और क्रोमेटोफोर के बीच की डिफरेंस की बात करें तो इनके डिफरेंस हो गए। अब अपन नेक्स्ट चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे, और उस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, उस स्ट्रक्चर का नाम है प्लाज्मिड। ठीक है, तो हमारा कौन सा नंबर का होगा, 9th नंबर पे आ गया प्लाज्मिड। ठीक है, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है ना कि भाई क्रोमेटोफोर है, यानी कि कलर बियरिंग स्ट्रक्चर से मीजोसोम के जैसे दिखते हैं, पर किसमें मिलेंगे, सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। एग्जाम्पल साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया के अलावा किसी में प्रेजेंट नहीं है। फिर उसके बाद कौन, मीजोसोम, ये बहुत सारों के अंदर मिल रहा है, इनके फंक्शन ये रहे। क्रोमेटोफोर सिर्फ साइनोबैक्टीरिया मिल रहा है, फंक्शन क्या, फोटोसिंथेसिस करा रहे हैं क्योंकि पिगमेंट्स प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट चलते हैं प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या होता है कि भाई बैक्टीरिया था, एक तो उसके पास न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है। न्यूक्लियोइड क्या है, उसका डीएनए, जिसके पास न्यूक्लियस नहीं है, इधर उधर घूम रहा है। उसके अलावा उसके पास एक एक्स्ट्रा डीएनए होता है। ठीक है, तो अपन इसको लिख लेते हैं, या फिर एक काम करते हैं, पहले न्यूक्लियोइड देख लेते हैं, न्यूक्लियोइड के बाद प्लाज्मिड पे आते हैं। पहले न्यूक्लियोइड को लिख लेते हैं, न्यूक्लियोइड। तो भाई न्यूक्लियोइड का अगर अपन स्ट्रक्चर बनाना चाहे तो कुछ ऐसा बनेगा कि मेरे पास ये सेल मेम्ब्रेन है और इसके अंदर एक जेनेटिक मटेरियल है, ऐसे फ्रीली घूम रहा है साइटोप्लाज्म के अंदर, तो इसके पास कोई कवरिंग नहीं है। ठीक है, तो ऐसा जेनेटिक मटेरियल जिसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, फिर न्यूक्लियर कवरिंग नहीं होती, उसी को अपन कहते हैं न्यूक्लियोइड। तो चलो इस न्यूक्लियोइड की कुछ बात कर लेते हैं कि जो बैक्टीरिया का डीएनए है, या फिर मैं कहूँ प्रोकैरियोट का डीएनए है, उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। बैक्टीरिया डीएनए विदाउट न्यूक्लियस, उसी को अपन क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियोइड। फिर नेक्स्ट चीज़ कि भाई ये जो है इसको अपन जेनेटिक डीएनए भी कह सकते हैं। ठीक है, और जितने भी एसेंशियल जीन वगैरह है वो सब इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। तो लिख लेते हैं इट इज ऑल्सो कोल्ड, क्या कह रहे हैं इसको अपन, इसको जेनेटिक डीएनए, इट इज ऑल्सो कोल्ड जेनेटिक डीएनए। और मेरे जितने भी जीन वगैरह है वो सब किस पे प्रेजेंट होंगे, इसी पे।
as all gene are present on it. अब अगर मैं इसकी बात करूं कि ये लीनियर होगा या सर्कुलर होगा, तो इसके लिए अपन लिख सकते हैं, इसके फीचर्स देख लो। इसके फीचर्स में अपन लिख सकते हैं कि डबल स्टैंडर्ड होगा, डबल स्टैंडर्ड होगा, और कैसा, सर्कुलर। तो इसको अपन कुछ ऐसा बना सकते हैं कि एक स्टैंड तो ये हो गया, दूसरा स्टैंड ये हो गया डबल स्टैंडर्ड, और सर्कुलर भी हो चुका है। क्लियर है? और जो लीनियर था वो यूकैरियोट में होता है, प्रोकैरियोट में मेरे को कैसा मिलेगा, सर्कुलर मिलेगा। तो यहाँ पर मेरे पास न्यूक्लियोइड कंप्लीट हो गया। अब मैं नेक्स्ट कह रहा हूँ कि प्लाज्मिड, ठीक है, प्लाज्मिड जो है ये भी डीएनए ही है, ठीक है। ये मान लो प्लाज्मिड इधर साइड में कहीं प्रेजेंट है, ये भी डीएनए ही है, पर कैसा है, एक्स्ट्रा डीएनए है। तो इसको अपन लिख सकते हैं, पहली चीज तो ये सारे बैक्टीरिया के अंदर नहीं मिलता, तो नॉट प्रेजेंट इन ऑल बैक्टीरिया, ठीक है, सारे बैक्टीरिया के अंदर ये नहीं मिल रहा है। फिर दूसरी चीज मैं कह सकता हूं कि देखो मेन जेनेटिक मटेरियल तो ये है, मेन डीएनए ये है, ये कैसा है, एक्स्ट्रा। इसको अपन लिख सकते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है। ये भी कैसा होगा, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। क्लियर है कि जो प्लाज्मिड है ये कैसा है, पहले तो सारे बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट नहीं होगा, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है, और बेसिकली इसका जो वर्क है ना, बैक्टीरिया को एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए होता है। जैसे कोई एंटीबायोटिक्स है, उसके लिए बैक्टीरिया को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। इसका भी आएगा, अपन आगे पढ़ेंगे इसको ढंग से, ठीक है। पर बेसिक तो अपन को इतना याद रखना है। एक बार इसको वापस देख लो, क्रोमेटोफोर हो चुका है, न्यूक्लियोइड क्या है, बैक्टीरिया का डीएनए जिसके पास न्यूक्लियस नहीं होता, इसको अपन जेनेटिक डीएनए भी कह रहे हैं। सारे जीन इसी के ऊपर प्रेजेंट होंगे, कैसा दिखता है, डबल स्टैंडर्ड है, सर्कुलर होगा। प्लाज्मिड भी कुछ इसके जैसा ही दिखेगा, पर ये कैसा है कि पहली चीज तो सारे बैक्टीरिया के अंदर नहीं होता, ठीक है, और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है, ये मेन डीएनए, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। अब मैं आपको न्यूक्लियोइड और प्लाज्मिड के बीच में एक डिफरेंस बता देता हूँ, ठीक है, वही टेबल बना के कर लेते हैं, ताकि अगर आपके पास क्वेश्चन आता है आप उस क्वेश्चन को इजीली कर लो, ठीक। लिख लो इसको। अब देखो न्यूक्लियोइड और प्लाज्मिड के बीच में डिफरेंस बहुत ईजी सा है। ये जो न्यूक्लियोइड है ये मेरे पास क्या है, मेन डीएनए है, जिसको अपन लिख सकते हैं क्रोमोसोमल, ठीक है। ये मेन क्या है, मेन डीएनए, मेन जेनेटिक मटेरियल है, क्रोमोसोमल है, वो कैसा है, एक्स्ट्रा है, तो ये हो गया एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। वही मैं बात करता हूं आगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो ये क्या, मेरे पास सारे एसेंशियल जीन इसी के ऊपर प्रेजेंट है, ऑल एसेंशियल जीन प्रेजेंट ऑन इट। वही मैं बात करूं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल की, तो इसके ऊपर एडिशनल जीन्स होते हैं, एसेंशियल नहीं एडिशनल, ठीक है, एडिशनल जीन प्रेजेंट। फिर नेक्स्ट मैं आगे चलूं तो ये मेरे पास सारे प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मिलेगा, ठीक है। न्यूक्लियोइड सारे प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मिलेगा। देखो अपन ने बात की थी कि अगर कोई भी प्रोकैरियोटिक सेल है उसके अंदर तीन चीजें मिलेंगी सही। पहला क्या कि पहला उसके पास न्यूक्लियोइड मिलेगा, दूसरा सेल वॉल उसके पास होगी, और तीसरा क्या, राइबोसोम। यानी कि तीन चीजें हर न्यूक्लियोइड सेल के अंदर, सॉरी हर प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मिलेगी। तो यहां मैं लिख देता हूं फिर नेक्स्ट क्या कि प्रेजेंट इन ऑल सेल्स, ठीक है, या फिर लिख दो ऑल प्रोकैरियोटिक सेल। पर मैं वही बात करूं अगर प्लाज्मिड की, तो ये सबके अंदर नहीं मिलता, ठीक है। तो यहां लिख देते अपन प्रेजेंट इन सम बैक्टीरियल सेल। फिर अगर मैं यहां पे बात करूं कि न्यूक्लियोइड और प्लाज्मिड इनके बीच में सिमिलरिटी क्या है, ठीक है, सिमिलरिटी पे भी क्वेश्चन आ सकता है। अगर मैं इन दोनों की सिमिलरिटी की बात करूं तो देखो दोनों के दोनों क्या है, डीएनए है, पर इनका जो स्ट्रक्चर है वो काफी हद तक सेम है। कैसा है इनका स्ट्रक्चर कि इनका जो स्ट्रक्चर है वो डबल स्टैंडर्ड है और सर्कुलर है, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या है, सिमिलरिटी है कि इनका जो स्ट्रक्चर है वो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, ठीक है। तो इनके बीच की क्या हो गई, सिमिलरिटी हो गई, डिफरेंसेस हो गए। अब अपन चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ, यानी कि
ये कौन सा नंबर है, ये हमारा नंबर था 10। अब देखेंगे हम हमारा 11, ठीक है, 11 नंबर वाले पार्ट पे कौन आएगा। 11 पे मेरे पास है राइबोसोम, ठीक, लास्ट बचा है इसमें, सॉरी लास्ट क्या, सेकंड लास्ट, राइबोसोम। तो राइबोसोम को लिख लो, राइबोसोम क्या है इसको लिख लो, फिर अपन आगे चलते हैं राइबोसोम पे। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे, जो कौन है, राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम को नंबर दे दो 11 और राइबोसोम को अपन स्टार्ट करते हैं। तो देखो राइबोसोम प्रोकैरियोट के पास भी है, यूकैरियोट के पास भी, ठीक है। अभी अपन यूकैरियोट की बात नहीं करेंगे, यूकैरियोट अपन ने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। प्रोकैरियोट की बात करते हैं, तो अगर मैं राइबोसोम देखूं प्रोकैरियोट के अंदर कौन सा मिलेगा, 70S, ठीक है। अगर इसकी साइज लिखना चाहूँ तो 15 से 20 माइक्रोन मीटर, ठीक है। अब अगर इसका मैं लोकेशन लिखता हूँ, ठीक है, लोकेशन देखते हैं, तो भाई प्रोकैरियोट के अंदर तो ऑर्गेनेल्स होते नहीं है, तो इसका लोकेशन सिर्फ क्या होगा, साइटोप्लाज्म, ठीक है। सिर्फ कहाँ मिलेगा मेरे को, ये साइटोप्लाज्म में। पर वहीं अगर यूकैरियोट की बात करता तो यूकैरियोट में साइटोप्लाज्म के अंदर मिल रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मिल रहा है, और कहाँ मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ठीक है। इन 3 जगह मेरे को ही मिलेगा। पर अभी प्रोकैरियोट देख रहे हैं तो सिर्फ कहाँ मिलेगा, साइटोप्लाज्म के अंदर। फिर नेक्स्ट चलते हैं कि दिखते कैसे हैं, तो भाई ग्रेन्युलर होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स जैसे होते हैं। अब इनके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, ये सिर्फ एक ऐसा ऑर्गेनेल है जिसके पास मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, और ये ऑर्गेनेल मेरे पास प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों में प्रेजेंट है। तो ये कैसा है, विदाउट मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल, ठीक है। चलो मैं पहले इसका स्ट्रक्चर बना देता हूँ, ठीक है, फिर आगे स्ट्रक्चर पे बात करते हैं। जैसे प्रोकैरियोट के लिए बना रहा हूँ, इसमें मेरे पास 2 यूनिट्स होती है, ठीक है, ये 2 यूनिट्स प्रेजेंट है। ऊपर वाली को मैं कहता हूँ स्मॉल सब यूनिट, नीचे वाले को मैं कह रहा हूँ लार्ज सब यूनिट, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास ये 2 यूनिट्स हो गई। ऊपर वाले को मैं कह रहा हूँ 30S, नीचे वाले को मैं कह रहा हूँ 70S, ठीक है। अभी इसमें इतना याद रखना है, अंदर क्या प्रेजेंट होगा, अंदर प्रेजेंट होगा RNA और प्रोटीन। अंदर क्या मिल जाएगा मेरे को, RNA प्लस प्रोटीन, क्योंकि राइबोसोम इन्हीं से मिलके बनता है। अब इसमें देखो क्या मिलेगा मेरे को, कि ये मेरे पास यूकैरियोट के अंदर भी, चलो यूकैरियोट की भी लिख लेते हैं, कि मेरे पास ये प्रेजेंट है इन बोथ यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट, दोनों के अंदर मेरे पास प्रेजेंट है, ठीक है, दोनों के साइटोप्लाज्म के अंदर। अब अगर मैं यहाँ पे एक नोट लिखना चाहूँ, ठीक है, तो मैं नोट में ये लिखूंगा कि मेरे पास जो दोनों इसकी सब यूनिट्स है ये हमेशा साथ में नहीं रहती। जब सेल प्रोटीन सिंथेसिस करता है या फिर जब इसको प्रोटीन बनाना हो तब ये दोनों साथ में आके जुड़ेंगी, ठीक है। और जोड़ने के लिए यहाँ पे मैग्नीशियम लगता है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं नोट के अंदर राइबोसोम बोथ सब यूनिट, ठीक है, दोनों सब यूनिट क्या रहेंगी, कंबाइन सिर्फ तब होंगी जब इनको प्रोटीन बनाना हो, यानी उसके अलावा ये दोनों सेपरेट रहती है। कंबाइन ओनली ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। जब प्रोटीन बनेगा तभी ये दोनों साथ में आके अटैच हो जाएंगे और प्रोटीन का फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देगी। अब मैं कुछ रोल्स लिखवा देता हूँ इसके, ठीक है, यानी कि रोल्स ऑफ राइबोसोम। तो इसी के नीचे स्टार्ट कर देते हैं अपन, रोल्स ऑफ राइबोसोम। तो यहाँ मैं सबसे पहला रोल लिख सकता हूँ क्या, प्रोटीन सिंथेसिस, कि भाई ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं किसकी हेल्प से, RNA की हेल्प से। और RNA भी कौन सा, mRNA। तो पहला पॉइंट अपन लिख सकते हैं प्रोटीन सिंथेसिस, ये प्रोटीन सिंथेसिस करा रहे हैं बाय यूजिंग इंफॉर्मेशन, और ये इंफॉर्मेशन किधर से ले रहे हैं, RNA से, बाय यूजिंग इंफॉर्मेशन ऑफ mRNA, ठीक है। पहला पॉइंट ये हो गया। अब बहुत सारे जो राइबोसोम्स होते हैं ना वो अटैच हो जाते हैं mRNA के ऊपर और प्रोटीन को बनाना स्टार्ट कर देते हैं। यही लिख लेते हैं इसको भी, मैनी राइबोसोम अटैच ऑन, किस पे अटैच हो जाएंगे ये, mRNA पे,
और क्या बनाना स्टार्ट कर देंगे, स्टार्ट प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, और राइबोसोम मेरे को सेल के अंदर फ्रीली भी मिल सकता है, फिर सेल मेम्ब्रेन पे अटैच भी मिल सकते हैं। तो यहाँ पे राइबोसोम का जो टॉपिक था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, देखो राइबोसोम क्या है, लोकेशन साइटोप्लाज्म के अंदर मिलेगा, किसके अंदर, प्रोकैरियोट सेल के अंदर। स्ट्रक्चर कैसा है, ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर, इसके पास कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होते। नेक्स्ट क्या है कि यूकैरियोट प्रोकैरियोट दोनों के साइटोप्लाज्म में मिलेगा, पर अगर मैं यूकैरियोट की बात करूं तो ये कुछ ऑर्गेनेल्स के अंदर भी मिलता है। एक नोट कि इसके जो दोनों सब यूनिट्स है सिर्फ कब जुड़ेंगे, जब इनको प्रोटीन बनाना हो। किस पे जुड़ेंगे, एमआरएनए पे। एमआरएनए पे जुड़ते ही प्रोटीन बनाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन चलते हैं इंक्लूजन बॉडी। ठीक है, हमारा इसके अंदर लास्ट है ये इंक्लूजन। अब देखो इंक्लूजन बॉडी ये क्या करती है, स्टोरेज का काम करती है। अब जैसे मेरे पास कोई प्रोकैरियोटिक सेल है, उसके अंदर स्टोरेज के लिए कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है, या फिर स्टोरेज के लिए कोई स्ट्रक्चर्स नहीं है, तो वहाँ पे स्टोरेज का काम कौन कर रहा है, इंक्लूजन बॉडीज। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास लिख सकता हूँ ये ग्रुप है ऐसे स्ट्रक्चर्स का जो बैक्टीरिया के अंदर क्या करते हैं, स्टोरेज का काम करते हैं। तो अपन लिख सकते हैं ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर इन बैक्टीरिया फॉर स्टोरेज। ठीक है, स्टोरेज का काम कर रही है। अब ये जो स्ट्रक्चर है साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, इनके पास भी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है और ये इनसॉल्युबल फॉर्म होती है इनकी। ठीक है, तो लिख लेते हैं अपन तीनों पॉइंट को कि फाउंड इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर मिल रहे हैं, इनके पास भी कोई मेम्ब्रेन नहीं है। ठीक है, तो लिख लेते हैं विदाउट मेम्ब्रेन, विदाउट मेम्ब्रेन, और ये इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, इनसॉल्युबल। क्लियर है इसमें इतना। अब अगर मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखना चाहूँ तो जैसे कि मेरे पास ग्लाइकोजन के ग्रेनुअल्स है, किसको स्टोर करेंगे, ग्लाइकोजन को। सल्फर के ग्रेनुअल्स है, किसको स्टोर करेंगे, सल्फर को। उसी तरह साइकोफाइसिन के ग्रेनुअल्स है, किसको स्टोर करेंगे, स्टार्च को। किसके अंदर, साइनोबैक्टीरिया के अंदर। चलो लिख लेते हैं उनको भी। एग्जाम्पल में मेरे पास सबसे पहला है क्या, ग्लाइकोजन ग्रेनुअल्स। ठीक है, ग्लाइकोजन ग्रेनुअल्स किसको स्टोर कर रही है, ग्लाइकोजन को किसके अंदर, ग्लाइकोजन को स्टोर कर रही है बैक्टीरिया के अंदर, ग्रेनुअल्स से छोटे छोटे। फिर नेक्स्ट है मेरे पास सल्फर ग्रेनुअल्स। ठीक है, सल्फर ग्रेनुअल्स ये स्टोर करेंगे किसको, सल्फर को। ठीक है, लिख लो स्टोर सल्फर। फिर वहीं मैं नेक्स्ट अगर चलता हूं तो यहां पे आएगा साइनोफाइसिन। ठीक है, नेक्स्ट है साइनोफाइसिन ग्रेनुअल्स, और ये स्टोर करते हैं स्टार्च को किसके अंदर, साइनोबैक्टीरिया के अंदर। ठीक है, तो स्टोर स्टार्च इन साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, अगर इसमें अपन और आगे बढ़े तो एक और आ सकता है इसमें एग्जांपल, फॉस्फोरस ग्रेनुअल। फॉस्फोरस ग्रेनुअल, अब ये किसको स्टोर करेंगे, फॉस्फोरस को। सिंपल सा है, स्टोर फॉस्फोरस। देखो बहुत सारे टाइप के होते हैं, अपन को सारे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक्स्ट्रा लगा के इसमें आगे बढ़ो। और आप चाहो तो लिख सकते हो एक और गैस वैक्यूल। ठीक है, गैस वैक्यूल होता है साइनोबैक्टीरिया के अंदर। ठीक, अब यहाँ पे मेरे पास जो जितने भी स्ट्रक्चर थे, यानी कि प्रोकैरियोट जो सेल था पूरा कंप्लीट हो चुका है। अपने प्रोकैरियोट सेल का हर एक स्ट्रक्चर देख लिया है, पूरा डिटेल में देखा है। और ये जितने भी स्ट्रक्चर्स है आपको 11th 12th दोनों में काम आएंगे, इस चैप्टर में तो काम आएंगे, और इनके बीच बीच के जो पॉइंट्स है वो भी अपन को काम आएंगे। अब अपन अपने नेक्स्ट टॉपिक के अंदर बढ़ रहे हैं, जो क्या है, मोनेरा का न्यूट्रिशन। अब देखो मैं यहाँ पे मोनेरा को अकेला नहीं पढ़ाने वाला, मेरे पास जितने भी टाइप के न्यूट्रिशन है मैं सारे एक साथ करवा रहा हूँ। ठीक है, यानी कि फोटोसिंथेटिक, हेट्रोट्रॉफिक, ठीक है, सारे ऑटोट्रॉफिक, सब कुछ। अब इससे क्या फ़ायदा है कि आपके सारे एक साथ हो जाएंगे यहाँ पे कंप्लीट, और आप इनको जहाँ पर भी इनकी नीड आए वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं न्यूट्रिशन को, इसको लिख लो आप।
तो अब अपन अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं जिसका नाम क्या है, न्यूट्रिशन। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे न्यूट्रिशन। देखो मैं जितने भी टॉपिक्स है ना सबको एक साथ करवा रहा हूँ, मोनिराग को मैं वापस करवा दूंगा। ठीक है, इन सब के अंदर से अपन को मोनिराग में जो फिट होगा उनको उठा के वहाँ पे यूज़ कर लेंगे। बेसिकली आपको पूरा क्लियर होना चाहिए कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, हेटरोट्रॉफिक क्या होता है। ठीक है, अब जैसे कि अगर अपन प्रोटिस्ट पढ़ रहे हैं वहाँ पे किसी के अंदर आ जाता है कि भाई ये ऑटोट्रॉफिक है, तो वहाँ पे मेरे को वापस ऑटोट्रॉफिक नहीं पढ़ाना पड़ेगा, आपको पहले से क्लियर रहेगा कि ऑटोट्रॉफिक क्या होता है। तो वैसे तरह अगर अपन चलते हैं न्यूट्रिशन पे, तो न्यूट्रिशन क्या है कि भाई कोई ऑर्गेनिज्म है अपने फूड को इंटेक कैसे करे, या फिर अपन लिख सकते हैं मोड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, कि कोई ऑर्गेनिज्म है फूड को कैसे ऑब्टेन कर रहा है, मोड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, या फिर जो ऑर्गेनिज्म है फूड को कैसे खा रहा है। ठीक है, हिंदी में लिख बोल सकते हैं इसको। अब अगर मैं न्यूट्रिशन की बात करूँ, दो टाइप के होते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन मेरे पास कितने हैं, दो टाइप के। पहला कौन, पहला होगा मेरे पास ऑटोट्रॉफिक, दूसरा होगा मेरे पास हेटेरोट्रॉफिक। पहला कौन है, ऑटोट्रॉफिक, दूसरा है मेरे पास हेटेरोट्रॉफिक। ठीक है, ये मेरे पास दो टाइप के न्यूट्रिशन हो गए। अब अगर इसको मैं और आगे फर्दर डिवाइड करता हूँ तो ऑटोट्रॉफिक को भी अपन डिवाइड कर सकते हैं, हेटेरोट्रॉफिक को भी कर सकते हैं। तो देखो ऑटो का मतलब क्या, सेल्फ, ट्रॉफिक मतलब फूड। ठीक है, यानी कि वो खुद से फूड का बना पा रहा है। ठीक है, यानी खुद का फूड खुद बना पा रहा है, ऑटो, ऑटो मतलब खुद से। तो देखो ऑटोट्रॉफिक में क्या है, ये ऑटोट्रॉफिक में खुद खाना बना पा रहा है। अब इसको भी मैं दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। एक तो वो जो केमिकल्स को यूज करके अपना फूड बनाते हैं, दूसरे वो जो सनलाइट को यूज करके अपना फूड बनाते हैं। ठीक है, पहले कौन, जो केमिकल्स को यूज कर रहे हैं, दूसरा क्या, जो सनलाइट को यूज कर रहे हैं। ठीक है, खुद बना रहे अपना खाना। तो इसके अंदर मैं एक लिख देता हूँ, कीमो ऑटोट्रॉफ, कीमो ऑटोट्रॉफिक, दूसरा फोटो ऑटोट्रॉफिक, फोटो ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक यानी कि जो खुद का खाना खुद बनाते हैं, कौन आ जाएगा, कीमो ऑटोट्रॉफिक और फोटो ऑटोट्रॉफिक। वहीं बात करूँ हेटेरोट्रॉफिक, हेटेरो मतलब भाई किसी और के ऊपर अपने फूड के लिए डिपेंडेंट है। अब जो हेटेरोट्रॉफिक है ये भी मेरे पास तीन टाइप के होते हैं। ठीक है, इसको भी मैं तीन पार्ट के अंदर डिवाइड कर लेता हूँ। तो यहां पे मेरे पास सबसे पहला है सेप्रोफाइटिक, सेप्रोफाइटिक, सेप्रोफाइट्स आ जाएंगे इसके अंदर। दूसरा पैरासाइटिक, और थर्ड है मेरे पास होलोजोइक। ठीक है, या फिर आप इसमें एक और जोड़ सकते हो, वो हो सकता है मेरे पास सिम्बायोटिक। ठीक है, थर्ड में इसके अंदर जोड़ सकता हूँ उसको, सिम्बायोटिक को। तो देखो हेटेरोट्रॉफिक में मेरे पास क्या क्या हो गया, सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक, और इसमें आप एक काम करो सिम्बायोटिक को जोड़ लो, सिम्बायोटिक ज़्यादा सही रहेगा कि किसी के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रह रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे की नीड्स फुलफिल कर रहे हैं। इसके अपने पास एग्जाम्पल भी है, जैसे कि राइजोपस हो गया, माइकोराइजा हो गया, फ्रेंकिया हो गया। ठीक है, ये सब क्या हेटेरोट्रॉफिक है। तो यहाँ लिख लो सिम्बायोटिक। अब इन सबको मैं एक एक करके अच्छे से डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। सबसे पहले अपन देखेंगे ऑटोट्रॉफिक क्या होता है। ऑटोट्रॉफिक में कीमो ऑटोट्रॉफिक को देखेंगे, फोटो ऑटोट्रॉफिक को देखेंगे, फिर देखेंगे हेटेरोट्रॉफिक कौन होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हेटेरोट्रॉफिक के अपन सेप्रोफाइट्स को कंप्लीट करेंगे, फिर पैरासाइटिक, फिर सिम्बायोटिक। ठीक है, हर एक को अपन अच्छे से करने वाले हैं, और आपको क्या करना है, सबके एग्जाम्पल से याद करना है, वो सबसे ज़रूरी है। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं अब किससे, अपन स्टार्ट करते हैं ऑटोट्रॉफिक से। मेरे पास यहाँ सबसे पहले आया ऑटोट्रॉफिक। देखो बेसिकली क्या किया जा रहा है, खाना बनाया जा रहा है और एक खुद का खाना खुद बना रहे हैं। तो ये क्या करते हैं, एनवायरनमेंट से रॉ मटेरियल लेते हैं और उस रॉ मटेरियल को सिंथेसाइज कर, मतलब उससे क्या करते हैं, प्रोसेस वगैरह करते हैं, कुछ उससे फूड बनाते हैं। तो देख लो यहाँ पे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या कर रहा है कि इन्होंने CO2 ली, बाहर से रॉ मटेरियल लिया, उसको कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर। ठीक है, ग्लूकोज यानी कि C6H12O6, इसके अंदर इसको कन्वर्ट कर दिया है। अब इसमें देखो क्या हो रहा है, CO2 के अंदर H जोड़ा है। ठीक है, यानी कि C6H12O6 बना है, तो हाइड्रोजन का एडिशन हुआ है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं कि भाई तो रिडक्शन है,
हाइड्रोजन जोड़ा गया यानी कि रिडक्शन है। तो मैं पहले लिख दूं कि ये मेरे पास इनऑर्गेनिक था, ठीक है, CO2 क्या थी, इनऑर्गेनिक, किस में कन्वर्ट कर दी, ऑर्गेनिक में, यानी कि इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को लेके उसको ऑर्गेनिक के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हुआ है, हाइड्रोजन को जोड़ा गया यानी कि रिडक्शन है, दिस प्रोसेस इज रिडक्शन। अब अगर मेरे को यहाँ पे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करना है या फिर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन चाहिए तो कुछ रिक्वायरमेंट्स होगी, तो रिक्वायरमेंट्स भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं रिक्वायरमेंट्स के अंदर लिख सकता हूँ कि भाई पहली तो मेरे को एनर्जी चाहिए, पहली तो मेरे को यहाँ पे एनर्जी चाहिए। दूसरा कि मेरे को यहाँ पे H+ या फिर इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ठीक है, हाइड्रोजन की यहाँ पे ज़रूरत है, हाइड्रोजन रिक्वायर, उसी से मेरे पास क्या होगी, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होगी। अब अगर मैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को डिवाइड करना चाहूँ एनर्जी के बेसिस पे, ठीक है, जैसे एनर्जी यहाँ पे इसको एनर्जी चाहिए, तो अगर मैं एनर्जी के बेसिस पे इसको डिवाइड करना चाहूँ तो 2 पार्ट में कर सकता हूँ। पहला क्या होगा, कीमो ऑटोट्रॉफिक, और दूसरा क्या होगा, फोटो ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ टाइप ऑफ ऑटोट्रॉफिक, किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी। तो यहां पे मेरे पास पहला है कीमो ऑटोट्रॉफ, और यहां आ जाएगा फोटो ऑटोट्रॉफ। देखो बात क्या है कि जो कीमो ऑटोट्रॉफ है ये अपनी जो एनर्जी वो लेते हैं केमिकल्स से, ठीक है, वो केमिकल्स से ले लेंगे, इनके पास पिगमेंट्स एब्सेंट है। वहीं बात करूँ फोटोट्रॉफ की, तो इनकी एनर्जी कहाँ से आएगी, सनलाइट से, और इनके पास पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो दोनों को अपन लिख लेते हैं कि इनकी जो एनर्जी है वो किन से आती है, वो आती है केमिकल्स से, या फिर मैं कहूँ केमिकल रिएक्शंस चलेगी उससे ही अपनी एनर्जी को ले लेंगे, ठीक है। दूसरा मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि इनके पास पिगमेंट्स क्या होता है, एब्सेंट होते हैं। अगर पिगमेंट्स होते तो फोटोट्रॉफ में नहीं आ जाते, तो यहाँ पे क्या है, पिगमेंट्स एब्सेंट है। अब वहीं मैं बात करूँ अगर फोटोट्रॉफ की, तो यहाँ पे क्या है कि भाई एनर्जी जो है वो सनलाइट से आ गई, एनर्जी आ गई कहाँ से, सनलाइट से, और पिगमेंट्स इनके पास प्रेजेंट है। ये डिफरेंस हो गया मेरे पास किसके बेसिस पे, एनर्जी के बेसिस पे। अब अपन स्टार्ट करते हैं हमारे कीमो ऑटोट्रॉफ से, ठीक है, कि भाई इसके अंदर रिएक्शंस कैसे चल रही है, इसके एग्जांपल्स क्या है, ठीक है, एग्जांपल्स आपको अच्छे से याद करना है, बहुत ज़रूरी है। फिर फोटोट्रॉफ में देखेंगे कि भाई इसके अंदर रिएक्शन कैसे चलेगी, इसके एग्जांपल्स क्या है। तो पहले स्टार्ट करते हैं अपन कीमो ऑटोट्रॉफ से, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर इसको रफ करते हैं। अब मेरे पास यहाँ प्रेजेंट है कीमो ऑटोट्रॉफ, ठीक है, कौन प्रेजेंट है यहाँ पे, कीमो ऑटोट्रॉफ। तो अगर मैं कीमो ऑटोट्रॉफ का यहाँ पे आपको मैकेनिज्म बताऊँ तो कुछ ऐसा होगा कि ये मेरे पास सेल है। अब इस सेल ने क्या किया कि बाहर जो केमिकल्स थे उनका ऑक्सीडेशन करा, जैसे कि यहाँ पे कोई केमिकल है उसका ऑक्सीडेशन किया और उससे क्या बनी, यहाँ पे एनर्जी बनी, ठीक है। अभी जो एनर्जी बनी है इससे इनके पास क्या है, ATP आ गया, ठीक है, एनर्जी ATP है। इस ATP को ये यूज़ करते हैं CO2 से ग्लूकोज बनाने में, ठीक है। तो इनको एनर्जी चाहिए थी, एनर्जी के लिए इन्होंने क्या किया कि बाहर जो केमिकल्स थे उनकी ऑक्सीडेशन कर दी, उससे इनके पास ATP आ चुकी है। अब उस ATP को इन्होंने यूज़ कर लिया किसके अंदर, CO2 से ग्लूकोज बनाने के लिए। तो इस तरह से इन्होंने अपना जो न्यूट्रिशन का है उसको फुलफिल किया। तो इसके लिए अपन लिख सकते हैं कि आउटसाइड बैक्टीरियल सेल, देखो बैक्टीरिया सेल के बाहर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुई है किसकी, केमिकल्स की, या फिर मैं कह सकता हूँ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बाहर क्या हो चुकी है, ऑक्सीडेशन हो चुकी है। अब जैसे ऑक्सीडेशन हुई किसका फॉर्मेशन हुआ, एनर्जी का, ठीक है, एनर्जी फॉर्म हो चुकी है, ठीक है भाई, एनर्जी बन चुकी है। इस एनर्जी को इन्होंने किस फॉर्म में लिया, ATP की फॉर्म में, ठीक है। इस एनर्जी को इन्होंने क्या बनाया, ATP बनाया, और ATP को कहाँ यूज़ किया, CO2 से ग्लूकोज बनाने में। यहाँ लिख सकते हैं दिस एनर्जी इज यूज्ड टू मेक ATP, ठीक है, ATP बन गई भाई। ATP को कहाँ यूज़ किया,
CO2 से ग्लूकोज बनाने में, और ATP मेक्स फूड। तो देखो बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि एक तो रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, फॉस्फोरस या फिर आयरन, उसकी रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं। और अगर मैं इसका एग्जाम्पल लिखना चाहूँ तो इसकी एग्जाम्पल में आप याद रख सकते हो कि नाइट्रिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है, नाइट्रिफिकेशन, यानी कि जितने भी बैक्टीरिया नाइट्रिफिकेशन करते हैं उसको आप इसके अंदर डाल सकते हो। जैसे कि मैं एग्जाम्पल लिख दूँ नाइट्रोसोमोनास, ठीक है, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस, ठीक है, 2 याद कर लो काफ़ी है। अगर मैं इसमें एक नोट लिखना चाहूँ कि जो कीमोऑटोट्रॉफ न्यूट्रिशन है ये सिर्फ मोनेरा के अंदर मिलता है, ठीक है, मोनेरा के अलावा और किसी के अंदर नहीं मिलेगा, तो नोट लगा के यहाँ पे लिख लो कीमोऑटोट्रॉफ ओनली प्रेजेंट इन मोनेरा, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास कीमोऑटोट्रॉफ कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फोटोऑटोट्रॉफ पे, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास कौन, फोटोऑटोट्रॉफ। अब देखो फोटोऑटोट्रॉफ में क्या हो रहा है कि भाई सनलाइट से एनर्जी ले रहे हैं और क्या कर रहे हैं, CO2 को ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जा रहा है, वो बात तो हो गई, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे फोटोऑटोट्रॉफ की बात करता हूँ, देखो पहली चीज़ तो क्या हो गई कि भाई सनलाइट से एनर्जी मिल रही है, ठीक है, वो कंप्लीट, इनको किसी केमिकल पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। अब डिफ्रेंशिएशन तो करना है, इसको और आगे तोड़ना है, तो उसके लिए मैं किसी और टॉपिक को ले लेता हूँ कि जो इनका हाइड्रोजन का सोर्स है, ठीक है, वो डिफरेंट है। तो मैं अगर हाइड्रोजन के सोर्स पे बात करूँ, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन या फिर ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन, मैं फोटोऑटोट्रॉफ को भी आगे डिवाइड कर सकता हूँ, जैसे कि ऑक्सीजेनिक और एनऑक्सीजेनिक के अंदर, ठीक है, एनऑक्सीजेनिक के अंदर मैंने इनको डिवाइड कर दिया, ठीक है। बेसिस क्या ले लिया मैंने, सोर्स ऑफ हाइड्रोजन। तो मेरे पास जो ऑक्सीजेनिक है, इनका जो हाइड्रोजन का सोर्स है वो है H2O, ठीक है। और मैं बात करूँ एनऑक्सीजेनिक की, तो इनका जो हाइड्रोजन का सोर्स है वो है H2S, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो रिएक्शन चलेगी वो यहाँ से हाइड्रोजन ले लेगी, ऑक्सीजन दे देगी, यहाँ पे क्या होगा कि हाइड्रोजन ले लेगी और सल्फर को रिलीज कर देगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजनिक के अंदर मेरे पास ऑक्सीजन को रिलीज किया जा रहा है और यहाँ पर कोई ऑक्सीजन रिलीज नहीं हो रही है, ठीक है। अब अगर मैं आपको यहाँ पे एक रिएक्शन बताऊं, जैसे कि फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन देखते हैं, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। देखो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन 2 पार्ट में चलती है, एक लाइट रिएक्शन होती है और एक डार्क रिएक्शन, ठीक है। तो मैं पहले लाइट रिएक्शन बताता हूँ आपको, लाइट रिएक्शन, ठीक है। लाइट रिएक्शन में क्या हो रहा है कि मेरे पास H2O थी, ठीक है, अभी ऑक्सीजनिक की बता रहा हूँ, मेरे को किसी भी तरह से हाइड्रोजन चाहिए, तो मैंने यहाँ पे H2O ले लिया प्लस NADP, ठीक है, NADP ले लिया, NADP प्लस। अब जब इनके अंदर रिएक्शन होगी तो ये जो NADP है इस हाइड्रोजन को अपने साथ ले लेता है, ठीक है, क्या बन जाता है NADPH, और जो ऑक्सीजन थी उसको ये रिलीज कर देता है, ऑक्सीजन गई, पहली रिएक्शन हो गई। फिर मेरे पास चलती है यहाँ पे डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। अब देखो डार्क रिएक्शन में क्या होगा कि मेरे पास जो फर्स्ट रिएक्शन का प्रोडक्ट था NADPH, ठीक है, फर्स्ट रिएक्शन का प्रोडक्ट कौन था, NADH, उसको मैं यूज करता हूँ इसके अंदर। तो मैंने यहाँ पे एक तो CO2 ले ली और साथ में NADPH को यहाँ पे रखा। अब क्या होगा कि भाई CO2 के पास हाइड्रोजन आ चुका है, अभी क्या बना लेगा यहाँ पे, ग्लूकोज, तो यहाँ पे बना देगा किसको, ग्लूकोज को, क्लियर है। तो मेरे पास इस तरह से फोटोसिंथेसिस 2 रिएक्शन में चलती है। मेन चीज क्या है कि भाई मेरा जो हाइड्रोजन का सोर्स है वो कौन सा है। अगर मेरे पास H2 है यानी कि वाटर है अगर हाइड्रोजन का सोर्स, तो उसको मैं कहूँगा ऑक्सीजेनिक। अगर H2S है हाइड्रोजन का सोर्स, तो क्या हो जाएगा, एनऑक्सीजेनिक, ठीक है। और अगर मेरे पास ऑक्सीजेनिक होगा तो उसमें मेरे पास क्या रिलीज होगी, ऑक्सीजन, और अगर एनऑक्सीजेनिक होगा तो यहाँ पे कोई ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगी, ठीक है। तो इसके लिए बस इतना ही है। अब अपने पास न्यूट्रिशन का ऑटोट्रॉफिक का हो चुका है, अब अपन नेक्स्ट देखेंगे किसको, हेट्रोट्रॉफ को, ठीक है, यानी कि हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसको लिख लो, रफ करते हैं फिर। अब देखो मेरे पास यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, ऑटोट्रॉफ हो चुका है, अब हेट्रोट्रॉफ देखते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट है मेरे पास हेट्रोट्रॉफ, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ हेट्रोट्रॉफ की, तो क्या करते हैं, खुद का खाना खुद से बनाते हैं, यानी कि जो ऑर्गेनिक फूड है, सॉरी ये क्या करते हैं, खुद का खाना औरों से बनवाते हैं, यानी औरों से बनवाएंगे और ले लेंगे। तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिक फूड है, ठीक है, जो ऑर्गेनिक फूड है उसको इन्होंने ऑब्टेन किया है किसी और से, ऑब्टेन फ्रॉम अदर्स। और वहीं मैं बात करूँ अगर ऑटोट्रॉफ की, तो क्या कर रहे थे, इनऑर्गेनिक को कन्वर्ट कर रहे थे ऑर्गेनिक के अंदर। तो अगर मैं बात करूँ हेट्रोट्रॉफ की, तो इसको मैं 3 के अंदर डिवाइड कर देता हूँ। सबसे पहला कौन था मेरे पास, सेप्रोफाइटिक, सेप्रोफाइटिक। दूसरा कौन था मेरे पास, पैरासाइटिक, पैरासाइटिक। फिर थर्ड था मेरे पास, थर्ड कौन था मेरे पास यहाँ पे, सेप्रोफाइटिक, सॉरी सेप्रोफाइटिक हो चुका है, पैरासाइटिक भी हो गया है, ये है मेरे पास सिम्बायोटिक। नेक्स्ट कौन है मेरे पास, सिम्बायोटिक। क्लियर है तीनों। अब बात करते हैं अपन पहले सेप्रोफाइटिक की। तो देखो सेप्रोफाइटिक क्या करते हैं कि बाहर कोई फूड वगैरह है, ठीक है, उसके ऊपर अपने एंजाइम्स को रिलीज कर देंगे, एंजाइम्स को रिलीज करने के बाद उसको खा लेंगे, ठीक है। तो कुछ ऐसा कर रहे हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं कि यहाँ पर मेरे पास ये सेल है, ये क्या कर रहा है, एंजाइम्स को रिलीज करा रहा है, ये अपने से बाहर एंजाइम्स को रिलीज करा रहा है, ठीक है। अब एंजाइम्स बाहर है, एंजाइम क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, जैसे कि स्टार्च हो गया या फिर सेलुलोज हो गया, उसको कन्वर्ट कर देते हैं सिंपल ऑर्गेनिक के अंदर, ठीक है। तो ये कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल जो है, ठीक है, एग्जाम्पल याद रखना, जैसे सेलुलोज हो गया या फिर सेल बॉडी, कुछ भी, सेलुलोज या फिर स्टार्च, ठीक है, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल है, इनके ऊपर इन्होंने अपना एंजाइम रिलीज किया और इनको इसने कन्वर्ट कर दिया सिंपल ऑर्गेनिक के अंदर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स को कन्वर्ट कर दिया है सिंपल ऑर्गेनिक के अंदर, और इस सिंपल ऑर्गेनिक को ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इस तरह से मेरे पास सेप्रोफाइटिक साइकिल चलती है। अब इसके अंदर ज़्यादातर जो मोनेरेंस होते हैं ना, वो इसी कैटेगरी में आते हैं, मैनी मोनेरेंस, ठीक है। इसमें क्या कर रहे हैं कि एंजाइम रिलीज कर रहे हैं, ठीक है, और एब्जॉर्ब कर रहे हैं सॉल्युबल ऑर्गेनिक फॉर्म को, ठीक है। एंजाइम रिलीज एंड एब्जॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक फॉर्म। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करता हूं तो यहां पे आ जाएगा लैक्टोबैसिलस, और एंटीबायोटिक्स में स्ट्रेप्टोमाइसिस, लैक्टोबैसिलस और स्ट्रेप्टोमाइसिस। देखो जो स्ट्रेप्टोमाइसिस है ना, ज़्यादातर एंटीबायोटिक्स इससे बनती है। यहाँ पे लिख सकते हो आप कि एंटीबायोटिक्स बनाने में हेल्पफुल है, एंटीबायोटिक्स। यहाँ पर मेरे पास हो चुका है कौन, सेप्रोफाइटिक, कि भाई इन्होंने क्या किया, अपने बॉडी से एंजाइम्स को रिलीज किया, उससे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल को सिंपल ऑर्गेनिक में कन्वर्ट किया, ठीक है, और उसको एब्जॉर्ब कर लिया। एग्जांपल लैक्टोबैसिलस और स्ट्रेप्टोमाइसिस। अब नेक्स्ट चलते हैं पैरासाइटिक। पैरासाइटिक से पता चल रहा है किसी होस्ट के ऊपर रहेगा, ठीक है। अब यहाँ होस्ट प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, उससे अपने न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। क्या करेगा, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करेगा। लिख सकते हैं अपन पैरासाइट ऑन प्लांट एंड एनिमल्स, उनसे क्या करेगा, अपने न्यूट्रिशन को लेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ इसका एग्जांपल, तो जैसे कि टाइफाइड है, ठीक है, टाइफाइड है, उसको कौन कर रहा है, टाइफाइड उसको कौन कर रहा है, सैल्मोनेला टाइफी, ठीक है, सैल्मोनेला टाइफी। वो क्या करे, टाइफाइड करा रही है और अपना न्यूट्रिशन भी लेते जा रही है। और जैसे निमोनिया है, निमोनिया को कौन करा रहा है, निमोनिया को कौन कराता है, न्यूमोकोकस, ठीक है, या फिर न्यूमोनोकोकस, न्यूमोनोकोकस। ये भी क्या कर रहे हैं, होस्ट के ऊपर रह रहे हैं। फिर नेक्स्ट अपन लिख सकते हैं सिट्रस कैंकर। नेक्स्ट डिजीज है मेरे पास सिट्रस कैंकर। जो सिट्रस कैंकर, इसको कौन करवाता है, इसको कराता है ज़ैंथोमोनास सैट्राई, ठीक है, ज़ैंथोमोनास
ज़ैंथोमोनास सेट्रई, ठीक है, ये प्लांट्स में होता है। अब नेक्स्ट है मेरे पास सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक में क्या है कि दो ऑर्गेनिज्म साथ में रह रहे हैं, ठीक है, साथ में रह रहे हैं, या फिर किसी के साथ जो बैक्टीरिया प्रोकैरियोट है साथ में रह रहा है और अपनी नीड्स को फुलफिल कर रहा है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल याद रखो, राइजोपस, राइजोपस हो गया, फ्रैंकिया हो गया। यहाँ पे क्या है कि भाई दो ऑर्गेनिज्म साथ में रह रहे हैं और एक दूसरे की नीड्स को फुलफिल कर रहे हैं। अब बात आती है न्यूट्रिशन के पूरे टॉपिक से कि भाई जो प्रोकैरियोट्स से ज़्यादातर हेट्रोट्रॉफिक होते हैं या फिर ऑटोट्रॉफिक होते हैं। तो अपन लिख सकते हैं कंक्लूजन, या फिर लिख दो यहाँ पे डायरेक्ट कि ये हेट्रोट्रॉफिक ज़्यादा होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक ज़्यादा होंगे ऑटोट्रॉफिक से, ठीक है। ठीक है भाई, हेट्रोट्रॉफिक ज़्यादा है, पर हेट्रोट्रॉफिक के अंदर भी तीन है, इन तीनों में से ज़्यादा कौन होगा? तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ सेप्रोफाइटिक, ठीक है। ऑटो और हेट्रो में से ज़्यादा कौन है? हेट्रोफाइटिक, सॉरी हेट्रोट्रॉफिक, और हेट्रोट्रॉफिक में भी ज़्यादा कौन? सेप्रोफाइटिक। क्लियर है? तो यहाँ पर मेरे पास न्यूट्रिशन का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा रिप्रोडक्शन वाला पार्ट, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे, लेक्चर नंबर 4 के अंदर। हमारा लेक्चर वैसे 1 घंटे का हो चुका है, ठीक है। इसके जो बाकी के पॉइंट्स है उसको अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर देख लेंगे। आपको सब कुछ कंटिन्यूस देखना है, और बेसिकली जो अपने लेक्चर्स चल रहे हैं ना बहुत ज़्यादा डिटेल में। अगर आपको सिर्फ एनसीईआरटी के चाहिए तो मैं बहुत जल्दी एनसीईआरटी में जितना दिया हुआ है उतने डेटा से आपको पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। उसकी एक नई प्लेलिस्ट आएगी, इस प्लेलिस्ट में सब कुछ डिटेल में चलेगा, ठीक है। तो इसको देख लो आप, इसके नोट्स बना लो, फिर अपन मिलते हैं लेक्चर नंबर 4 के अंदर। थैंक यू।